नमस्कार। आज मैं अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में क्या यूनियनिज्म के एक सूत्री रणनीति से वैचारिक मार्क्सवाद अंधेरे में ढकेलता रहा विरल विषय पर समीक्षात्मक चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि वीडियो या आलेख में कुछ नया मिलता लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी मिलेगा। कार्ल मार्क्स के अथक त्याग व परिश्रम से उपजी एक नई व अनोखी विचारधारा, जिसमें दुनिया के मजदूरों मजलूमों को एकजुट होने और पूंजीवाद पुरोहितवाद के संयुक्त शोषण व उत्पीड़नों से संघर्ष के सुनियोजित रास्ते से अस्थायी छुटकारा पाने का अचूक उपाय समाती लगी, बशर्ते इस विचारधारा को जमीन पर उतारने हेतु समर्पित शीर्षस्थ नेताओं के भावी महत्वाकांक्षाओं के पूछ के दिशा में राजनीतिक दलदल के बजाय सामाजिक आंदोलन के रास्ते आगे संघर्ष करने का साहसिक निर्णय लिया गया होता। ऐसा लगता है कि शायद मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहीं यह नहीं बताया था कि विचारधारा को जमीन पर उतारने वाले कार्यकर्ता सामाजिक या राजनीतिक के किस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाएंगे, पर पुरोहितवादी पूंजीवादी गठजोड़ की ओर संकेत करते उन्होंने धर्म को अफीम के नशा की तरह बताकर सामाजिक आंदोलन के रास्ते का अव्यक्त ऐलान करते लगे। दुर्योग से प्रथम प्रयोगशाला के उत्साही नेता सामाजिक आंदोलन के थका देने वाले मार्ग को पीछे ढकेल कर राजनीतिक आंदोलन, जिसमें मजदूरों के यूनियन का रास्ता अनिवार्य किंतु तात्कालिक लाभ देने वाला साबित हो सकता था, को शिद्दत से अपनाया और तन मन धन से संघर्ष को आगे बढ़ाया। सफलता भी मिली। सोवियत यूनियन में सत्ता हासिल कर लगभग आधी दुनिया में साम्यवादी सत्ता स्थापित या प्रभावशाली पार्टियों को उभारने में कामयाबी भी हासिल किया। दुर्योग से हासिल इस सफलता की उम्र अति अल्पकालीन साबित होती लगी। दुनिया में जीत हार का इतिहास बहुत पुराना हो सकता है। शकहूण राजा रजवाड़ों सम्राटों के बाद आगे भी कई बड़े छोटे देशों में कथित क्रांतियां हुई, पर रूस चीन की क्रांतियां वैचारिक पृष्ठभूमि में मानी जाती हैं। सफल भी हुई क्योंकि उस समय की अनुकूल खाने पीने व छिपने के ठौर ठिकाने, भौगोलिक परिस्थितियां, शासकों प्रशासकों क्रूरता को छोड़कर व तकनीकों के ज्ञान व अन्य संसाधन बहुत मजबूत नहीं रहे। लेकिन अब तक सुरक्षा के क्षेत्रों में भौगोलिक व शासकीय तथा विश्व के बीच होते जीवंत आदान प्रदान पहले से कई गुना अधिक मजबूत व चाक चौबंद होती लग रही है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई भी कथित क्रांतियां बिना सेना के अनुपातिक सहयोग के संभव होती नहीं लगती। अतः संदर्भ के इन तथ्यों के मद्देनज़र विचार करने पर ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक बदलाव बिना जनता के वैचारिक एकजुटता के संभव होती नहीं लगती। शायद इसीलिए मार्क्स ने सामाजिक आंदोलन के रास्ते मार्क्सवाद को स्थापित करने की आंतरिक मंशा जाहिर की थी। बारीक नज़र से अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि जब से रूस की ज़मीन पर सत्ता तथा बाद में सारी दुनिया में साम्यवादी दलों की सत्ताएं कमोवेश मजदूरों के यूनियन के मकड़जाली घेराबंदी से प्रभाव बढ़ाते रहे, शायद इसीलिए उक्त सभी दलों के छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता सोते से जागते तक मधुमक्खियों की तरह मजदूरों व मालिकों के बीच घातों प्रतिघातों, नफ़ा नुकसान का लेखा जोखा में उलझते रहे। कभी भूल कर भी पुरोहितवादी पूंजीवादी शक्तियों के द्वारा हर किस्म के शोषणों उत्पीड़नों के खिलाफ सामना करने हेतु मार्क्स के तर्ज
मजदूरों को कामरेड बनाने की दिशा में पर रणनीति बताने की कोशिश करने के सबूत नहीं मिलते लगते। इसी कमजोरी का लाभ उठाते विरोधी शक्तियाँ साम्यवाद के पेट में घुसकर अंदर से पेट को ही फाड़ने में कामयाबी हासिल करते लगे। यद्यपि दुनिया के कई छोटे बड़े देशों में अब भी कथित साम्यवाद की सरकारें कार्यरत बताई जाती हैं, किंतु दुर्योग से अब भी किसी नेतृत्व में सामाजिक रास्ते से आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करते नहीं लगते, और शायद इसीलिए उन देशों में बैनर तो प्रभावशाली मिल सकते हैं, लेकिन विशुद्ध साम्यवादी नीतियाँ या योजनाएं निरंक ही मिल सकती हैं। इस व्याख्या से फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दुनिया उस साम्यवाद, वर्ग विहीन, राज्य विहीन व मजदूरों की तानाशाही से शायद हमेशा के लिए दूर होती लग रही है, जिसे कभी मार्क्स ने बड़ी उम्मीदों से स्थापित होने की परिकल्पना की थी। धन्यवाद।